गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले के क्लास में हम लोग स्ट्रेट लाइन के अंतर्गत डिस्टेंस फार्मूला हम लोगों ने सीख लिया था। डिस्टेंस फार्मूला के ऊपर हम लोग बहुत सारे सवाल भी किए, तो उम्मीद है कि डिस्टेंस फार्मूला आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आज के क्लास में विभाजन सूत्र को समझते हैं। तो विभाजन सूत्र क्या है, तो देखिए, मान के चलिए कि कोई दो बिंदु है, एक ए और एक बिंदु है हमारा बी, और ये दोनों बिंदु को जो मिलाने वाली रेखाखंड है, इस रेखाखंड के ऊपर मान लीजिए कि कोई एक बिंदु है P, और ये P बिंदु इस लाइन को M और N के अनुपात में क्या करती है, आंतरिकतः विभाजन करती है। आंतरिकतः विभाजन का मतलब क्या हो गया कि AB के बीच में यदि वह बिंदु है तो वह हो गया आंतरिक विभाजन। लेकिन अगर यह बिंदु AB से बाहर मौजूद है, मान लीजिए यहाँ पर A है, यहाँ पर B है, और यह P बिंदु इसके बाहर कहीं मौजूद है, तो ये हो गया हमारा बाह्य विभाजन। यानी AB के बाहर अगर P बिंदु मौजूद है तो वह AB रेखाखंड को बाह्य रूप से विभाजित करती है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो मान लीजिए कि ये जो P बिंदु है ये M, और यहाँ पर देखिए A से B N के अनुपात में विभाजित करती है। तो आंतरिकतः और बाह्यतः रूप से जो विभाजित कर रही है यह बिंदु रेखाखंड AB को M और N के अनुपात में, ये दोनों का जो है कोऑर्डिनेट क्या होगा। यदि हम कहें कि P बिंदु का कोऑर्डिनेट बताइए, तो P बिंदु का कोऑर्डिनेट क्या होगा, इसी को निकालने के, इसी P बिंदु का कोऑर्डिनेट ज्ञात करने के विषय में जो है आज हम लोग पढ़ेंगे। तो विभाजन सूत्र कितने प्रकार के हो गए, तो भाई दो प्रकार के हो गए। एक हो गया आंतरिक विभाजन सूत्र, एक क्या हो गया आपका आंतरिक विभाजन सूत्र। आंतरिक विभाजन सूत्र, विभाजन सूत्र फॉर्मूला फॉर इंटरनल डिवीजन, और एक हो गया आपका बाह्य विभाजन सूत्र। बाह्य विभाजन सूत्र, इसका अंग्रेजी कर दे तो क्या हो जाएगा, फॉर्मूला फॉर एक्सटर्नल डिवीजन। तो यहां पर हम ये दोनों ही सूत्र को प्राप्त करेंगे बारी बारी से, और इस पर कुछ सवाल भी बनाएंगे, है ना। इसके बाद हम लोग स्ट्रेट लाइन के अंतर्गत और भी बहुत कुछ पढ़ेंगे, है ना। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, आंतरिक विभाजन सूत्र निकालने का प्रयास करते हैं। तो आइए नेक्स्ट पेज पर आते हैं हम लोग। आंतरिक विभाजन सूत्र को प्राप्त करने के लिए पहले हम क्या करते हैं, दो बिंदु लेते हैं। एक बिंदु ले लेते हैं हम A, और दूसरा बिंदु हम कितना ले लेते हैं, B, और ये दोनों बिंदु, है ना, के मध्य में एक बिंदु हम ले लेते हैं P, और ये P बिंदु क्या करता है कि M और N को रेखाखंड AB को M और N के अनुपात में आंतरिकतः विभाजित करता है। क्या करता है, आंतरिकतः विभाजित करता है। आंतरिकतः विभाजन का मतलब हम बता दिए कि A और B के बीच में ही यह रहेगा। तो ध्यान से देखिए यहां पर, है ना, इसको मान लेते हैं ये M है, और इसको मान लेते हैं ये क्या है, N है। कोऑर्डिनेट अगर लेना है तो मान लेते हैं कि A का कोऑर्डिनेट हमारे पास x1 y1 है, और B का कोऑर्डिनेट x2 y2 है। ध्यान से देखिए, आपके पास दो बिंदु है A और B, A का कोऑर्डिनेट x1 y1 जबकि B का कोऑर्डिनेट x2 y2 है। इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली जो रेखाखंड है, इस रेखाखंड को बिंदु P, मतलब एक बिंदु है P, M और N के अनुपात में आंतरिकतः विभाजन करती है। तो ये P बिंदु का कोऑर्डिनेट कितना होगा, इसी चीज को हम क्या करेंगे, निकालेंगे। तो अभी P बिंदु का क्या कोऑर्डिनेट होगा ये तो हम लोगों को पता नहीं है, तो हम लोग मान लेते हैं कि P बिंदु का जो कोऑर्डिनेट है वह है xy। वह कितना है, xy। और इसको प्रमाणित करने के लिए थोड़ी सी नियामक ज्यामिति की तरफ हमको चलना पड़ेगा। ध्यान से देखिए, मान लीजिए ये हमारा x है, x डैश है, ये O है, ये हमारा y है, और ये हमारा क्या है, y डैश है। अब मान लीजिए, थोड़ा सा ध्यान देंगे, मान लेंगे यहां पर कि A से
एक लंब यहाँ पर OX पर डाला गया है, वह लंब कितना मान लेते हैं कि ये AS है, या फिर P बिंदु से एक लंब डाल लेते हैं, मान लेते हैं कि ये हमारा, ध्यान से देखिए, ये Q है, यानी AQ लंब हम डाले हैं OX के ऊपर, फिर P से एक लंब डाले हुए हैं OX के ऊपर, इसका नाम रख देते हैं R, और यहां से एक और लंब डाले हैं, इसका नामकरण कर देते हैं S। साथ ही साथ बिंदु P से, यहां ध्यान दीजिए, बिंदु P से एक लंब हम डालते हैं AQ के ऊपर, और एक AQ के ऊपर ही बिंदु B से भी लंब यहां पर हम क्या कर देते हैं, डाल देते हैं, और इसका नामकरण हम क्या कर लेते हैं, ध्यान से देखिए, इसको मान दे लेते हैं D, और इसका नाम रख देते हैं क्या, E। देखिए ये पूर्ण रूप से आपके पास फिगर तैयार है। अब केवल नियामक ज्यामिति का प्रयोग करते हुए हम इसको क्या कर लेंगे, सिद्ध कर लेंगे। तो ध्यान से देखिए, सबसे पहले हमको निकालना है P बिंदु का नियामक, अभी मालूम नहीं है तो हम माने क्या कर लिया है, XY मान लिया है। इसमें आप देखेंगे तो दो त्रिभुज के ऊपर आपकी नजर होनी चाहिए, एक यहां पर त्रिभुज AEP और एक त्रिभुज यहां पर P, इसका नाम कुछ रख देते हैं, मान के चलिए यहां पर F मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, F मान लेते हैं। और चूंकि ये यहां पर लंबवत है, यानी AQ पर लंबवत है, तो साथ ही तो चूंकि AQ और PR दोनों समांतर है, तो यहां भी ये क्या हो जाएगा, लंबवत ही हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। तो यहां पर दो त्रिभुज के ऊपर आपका मेन रूप से निगाहें होनी चाहिए, एक AEP और एक PFB। चलिए ये दोनों त्रिभुज में हम चलते हैं और देखते हैं कि क्या क्या सिमिलरिटीज है दोनों त्रिभुज में। तो यहां पर सबसे पहले हम जो चलेंगे वह चलेंगे त्रिभुज AEP में। किसमें चलेंगे, AEP में। और साथ ही साथ दूसरा जो त्रिभुज है वह कौन सा त्रिभुज है, तो PFB में, त्रिभुज PFB में। अगर ये दोनों त्रिभुज में हम देखें तो ये जो कोण E है यहां 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, और कोण F पर भी 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। इसका मतलब है कि कोण जो है AEP, ध्यान से देखिए, कोण AEP बराबर हो जाएगा कोण किसके, तो PFB के। किसके बराबर हो जाएगा, PFB के। क्यों बराबर हो जाएगा, तो भाई यहां पर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। देख लीजिए यहां पर ये 90 डिग्री का, AEB और PFB। अगर एंगल आप लिखने नहीं जानते ध्यान रखिए, मेन फोकस हम कर रहे हैं कोण E और कोण F पर, ये हमेशा बीच में रहेगा। जिस एंगल को हम मेन फोकस लेकर के लिखते हैं वो याद रखिएगा, हमेशा बीच में रखना है। ये जो इस तरह से लिखे हैं ये हमारा कोण है, कोण को प्रदर्शित करता है। इसके बाद ध्यान दीजिए, यहां पर इस त्रिभुज में अगर आप देखेंगे तो ये जो कोण P है और यहां जो कोण B है ये भी आपस में बराबर है। अब आप कहेंगे कि सर ये दोनों कैसे बराबर है, तो ध्यान से देखिए, ये जो PE रेखा है, ये PE रेखा, और यहां पर जो आपका BF रेखा है, ये दोनों आपस में समांतर है। अब कहेंगे कि सर समांतर कैसे है, तो देखिए बाबा, समांतर रेखा हम किसको कहते हैं, तो समांतर रेखा के विषय में एक बात जानिए, वैसी दो रेखा जिसे अनंत दूरी तक अगर बढ़ाया जाए तो कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करे, यानी कभी भी एक दूसरे को नहीं काटे, उसे हम क्या कहते हैं, समांतर रेखा। तो देखिए ये जो PE लाइन है, अगर हम इसको आगे की तरफ बढ़ा दें या इधर की तरफ बढ़ा दें, और वहां पर यहाँ पर DB जो रेखा गई है, ये जो DB रेखा, इसको भी इस तरफ बढ़ा दें और यहाँ इस तरफ बढ़ा दें, अनंत दूरी तक भी बढ़ाएं, तो क्या कभी ये दोनों एक दूसरे को काटेगी, तो आपका आंसर होगा नहीं सर, नहीं काटेगी, कभी भी नहीं काटेगी। इसी कारण से ये दोनों आपस में क्या है, समांतर रेखा है। अब एक और बात समझिए, अगर कोई दो समांतर रेखाओं को कोई तीसरी रेखा काट दे, कोई तीसरी रेखा क्या करे, काट दे, तो ये जो रेखा है ना, ये हो जाएगा प्रतिच्छेदी रेखा। और जब प्रतिच्छेद, कोई दो समांतर रेखाओं को कोई तीसरी प्रतिच्छेदी रेखा उसे काटे, तो यहां पर कई कोणों का निर्माण हो जाता है। देखिए यहां पर अगर नामकरण करेंगे तो इसका नाम लिखिए कोण 1, कोण 2, यहां रखिए कोण 3, यहां देखिए कोण 4, यहां देखिए कोण 5, यहां देखिए कोण 6, यहां देखिए कोण 7, और यहां देख लीजिए कोण 8। तो इस तरीके से 8 कोणों का निर्माण हो जाता है। और इस 8 कोणों में कुछ कोण एकांतर कोण है और कुछ कोण क्या है, संगत कोण है।
और कुछ अंतः कोण है। तो यहां पर आप ध्यान रखेंगे, आप लोग पढ़े ही होंगे क्लास 9th में कि यदि कोई दो समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेदी रेखा काटे तो 8 कोण का निर्माण होता है। ये 8 कोण में कुछ कोण होते हैं, मतलब कैटेगराइज कर दें तो कुछ कोण हो जाता है क्या, संगत कोण, कुछ कोण क्या हो जाता है, मेनली दो कोण ध्यान रखना है, संगत कोण, और कुछ हो जाता है हमारा एकांतर कोण। और इसके संदर्भ में आप पढ़े भी होंगे कि संगत कोण और एकांतर कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो संगत कोणों की अगर हम बात करें यहां पर, तो ये जो कोण 1 है और जो कोण 5 है ये आपस में संगत है। कोण 1 कोण 5 संगत है। कोण 2 कोण 6 के संगत है। कोण 2 जो है वह कोण 6 के संगत है। कोण 4 जो है वह कोण 7 के संगत है। ध्यान दीजिएगा, इधर संगत कोण लिख रहे हैं, कोण 7 के संगत है। और कोण जो आप देख रहे हैं यहाँ पर 3, वह कोण 8 के संगत है। और ये सारे संगत कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। वहीं पर एकांतर कोण की बात करें तो एकांतर का मतलब होता है कोणाकोणी। तो देखिए एकांतर कोण भी दो प्रकार का हो जाता है, बाह्य और अंतः। तो ये देखिए यहाँ पर अंतः एकांतर कोण है, यहाँ पर कोण 3 कोण 5 का एकांतर है, और कोण 3 जो है वह किसका है, कोण 5 का एकांतर है। और कोण जो 4 है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कोण 3 कोण 5 का एकांतर है, कोण 4 कोण 6 का एकांतर है। कोण 4 जो है वह कोण 6 के एकांतर है। तो यहां पर भी आप अगर देखेंगे तो ये दोनों रेखा जो समांतर रेखा है, देखिए ये दोनों पीई और जो डीबी रेखा है वह समांतर है। इन दोनों समांतर रेखाओं को काटने का काम कौन कर रही है, तो देखिए यहां ए बी रेखा जो इस तरह से गई है, ये क्या कर रही है, ये काट ही तो रही है इसको, है ना। तो अगर काट रही है तो ये कोण जो होगा, ये कोण इसके बराबर हो जाएगा। क्यों भाई, तो ये प्रतिच्छेदी रेखा बन गया। अब प्रतिच्छेदी रेखा बनने के कारण ये दोनों हो गया कैसा कोण, तो संगत कोण। कैसा कोण हो गया, संगत कोण। तो हम यहां पर लिख सकते हैं कि कोण, हम लिख सकते हैं कोण कितना, APE, APE बराबर हो जाएगा कोण किसके, तो PBF। क्या हो जाएगा, PBF। कैसा कोण है भाई, तो ये दोनों आपका संगत कोण है। कैसा कोण है, संगत कोण है। और क्लास 10th में आप पढ़े हैं कि किसी भी दो त्रिभुज के भीतर यदि दो कोण आपस में इक्वल हो जाए तो वहां पर एक थ्योरम आता है, कोण कोण समरूपता से। कोण कोण समरूपता से, कोण कोण समरूपता से ये दोनों त्रिभुज आपस में क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। यानी त्रिभुज APE, त्रिभुज APE समरूप हो जाएगा किसके, तो त्रिभुज PBF के, PBF के। क्यों, तो देखिए यहां पर जो A एंगल है ना, ये किसके बराबर, देखिए A एंगल यहां पर वो P के बराबर है। तो A कोण P के बराबर हो गया, A कोण P के बराबर। इसके बाद जो P एंगल है वह किसके बराबर है, B के बराबर। और जो E एंगल है वह किसके बराबर है, F के बराबर। यहां देखिए E एंगल F के बराबर। तो आपने पढ़ा है कि जब दो त्रिभुज आपस में समरूप हो जाए तो उनकी संगत भुजाएं अनुपातिक होती है। संगत भुजाएं क्या होती है, अनुपातिक होती है। तो यहां पर मेनली है कि संगत भुजा, देखिए कौन किसके संगत है वह स्पष्ट दिखाई दे रहा है। ये दोनों को देखिए, ये दोनों कौन, AP को, यहाँ पर ये दोनों कौन है, यानी ये जो AP भुजा है वो संगत किसके है, तो PB के। कोई दिक्कत नहीं। साथ ही साथ यहां पर अगर आप देखेंगे तो जो PE है, PE ये किसके संगत है, तो BF के संगत है। साथ ही साथ जो शेष बच रहा है हमारा AE, यह किसके संगत हो जाएगा, तो PF के संगत हो जाएगा। और हमने पढ़ा संगत भुजाएं अनुपातिक होती है, मतलब हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, तो PE लेके चलिए, PE बटा नीचे कितना हो जाएगा, FB बराबर, आगे अगर हम चलें तो यहां AE बटा क्या लिख सकते हैं, PF, AE बटा PF बराबर कितना लिख सकते हैं, AP बटा PB, AP बटा PB। अब यहां ध्यान से देखिए, इसको हम नेक्स्ट स्टेप पर लिखे तो इस तरह से लिख सकते हैं, PE बटा FB बराबर हो जाएगा AE बटा PF
बराबर हो जाएगा AP बटा PV। देखिए AP की वैल्यू आपको पहले से प्राप्त है M और PV की वैल्यू आपको पहले से प्राप्त है N, यानी आप लिख लेंगे यहां M बटा N। कोई दिक्कत नहीं, इसको इक्वेशन फर्स्ट लगा दीजिए। अब हम क्या करेंगे कि PEFB को एक बार इक्वल टू M बाय N लेके चलेंगे और एक बार AE बाय PF को इक्वल टू M बाय N लेकर चलेंगे। तो चलिए हम बारी बारी से लेकर चलते हैं। पहले PE बटे FB ले लेते हैं। यहां पर PE बटा FB बराबर M बाय N। ध्यान से देखिए PE बाय FB, तो देखिए PE आपका कहां है, ये देखिए ये है आपका PE बाय FB। FB आपका कहां है, तो ध्यान से देखिए ये आपका F बिंदु है, ये है आपका FB। तो यहां पर PE बाय FB, तो PE का मान सबसे पहले हम निकालेंगे। किसका मान निकालेंगे, PE का मान। तो PE का मान आप निकालेंगे कैसे, तो ध्यान से देखिए ये जो PE है ना, ये PE ये बराबर किसके है, तो DF के भी बराबर है और यहां नीचे आइए QR के भी बराबर है। यहां पर PE का मान निकालने के लिए सबसे पहले आपको कोऑर्डिनेट का यूज करना पड़ेगा। तो कोऑर्डिनेट यूज करने के लिए आपको पहले x एक्सिस पर या y एक्सिस पर आना होगा। तो देखिए PE को सीधे हम इक्वल लिख सकते हैं किसके, QR के, निसंदेह। PE को हम लिख सकते हैं QR के इक्वल, लिख लीजिए यहां पर QR बाय जो FB है हमारा। ध्यान से देखिए FB जो हमारा FB है, ये देखिए यहां पर FB है। तो ये जो FB है ना, ये बराबर किसके है, RS के। ये FB किसके बराबर है, RS के। तो हम QR FB की जगह कितना रख सकते हैं, RS। ध्यान से देखिए पीला पीला के इक्वल है। इक्वल टू कितना हो जाएगा यहां पर, ध्यान से देखिए इक्वल टू हम कितना लिख सकते हैं, इक्वल टू लिख सकते हैं M बाय N, निसंदेह। अब QR का मान आपको निकालना है। तो देखिए QR यहां पर है, इसकी वैल्यू आप कैसे निकालेंगे, तो ध्यान से देखिए इसकी वैल्यू भी निकालना आसान है। आप एक काम करिए, यहां से यहां तक यानी QR का मान हमको निकालना कहां से कहां तक है, तो QR का मान निकालना है इतना सा, QR का मान निकालना। तो आपको क्या करना है, पूरे OR में से, ध्यान से देखिए पूरे OR में से आपको OQ घटा देना है। देखिए ध्यान से पूरे OR में से आपको OQ को घटा देना है। तो अगर आप क्या करते हैं, पूरे OR में से, ध्यान से देखिए पूरे OR में से OQ को घटा देंगे, OQ को घटा देंगे तो किसकी वैल्यू निकल जाएगा, QR की। कहीं कोई शक नहीं। ठीक उसी प्रकार से ध्यान से देखिए अब आपको RS का मान चाहिए। तो RS आपका कहां है, देखिए RS आपका यहां पर है। तो आपको क्या करना है, मूल बिंदु से चलना है। तो मूल बिंदु से अगर हम चलेंगे तो पूरे यहां से यहां तक में देखिए OS में, पूरे OS में यदि हम किसको माइनस कर दें, पूरे OS में यदि हम क्या करें, OR को माइनस कर दें, पूरे OS में से OR को माइनस कर दें। देखिए फिर से पूरे OS में से OR को माइनस कर दें तो हमारे पास RS बच जाएगा। यानी करना क्या है, आपको लिखना है OS है ना, अब माइनस क्या लिखना है, OS में से आपको क्या लेना, OR को घटा देना है। आपके पास इक्वल टू है M बाय N। अब ध्यान से देखिए OR का मान आपको चाहिए, OR का मान आपके पास मौजूद है। कैसे मौजूद है, देखिए OR मान आपको किसका चाहिए, R का। यानी यहां से यहां तक का लेंथ कितना है, तो ये आपका हॉरिजॉन्टल लाइन यानी x एक्सिस को दर्शा रहा है। तो R को पकड़ते हुए आप क्या कीजिए, ऊपर चढ़ जाइए। R को पकड़ते हुए यहां पर ऊपर चढ़ जाइए। देखिए x कोऑर्डिनेट यहां पर कितना है, x है। तो यहां पर जो OR की वैल्यू है वह कितना हो जाएगा, x माइनस। अब चाहिए आपको OQ की वैल्यू। तो OQ की वैल्यू कितना है, तो देखिए ध्यान से OQ है आपका ये हॉरिजॉन्टल लाइन यानी x एक्सिस को दिखाएगा। Q को पकड़िए एकदम चढ़ते चल जाइए। यहां देखिए A में आपको मिल जाएगा x की वैल्यू कितना है, x1। अगर आप नियामक ज्यामिति पढ़े हैं तो ये सारी चीज समझने में आपको दिक्कत आना नहीं चाहिए। अब यहां पर चाहिए आपको OS की वैल्यू। तो OS की वैल्यू भी आपके पास मौजूद है। कैसे मौजूद है, देखिए यहां OS, यही तो है OS, ये भी आपका हॉरिजॉन्टल लाइन है यानी x एक्सिस की लाइन है। इसको पकड़ के ऊपर चढ़ जाइए। यहां पर B पर मिल जाएगा आपको क्या मान है OS का, तो कितना है, x2 है। आप यहां पर लिख लीजिए कितना, x2 माइनस OR। OR की वैल्यू तो आप पहले भी यहां से लिए हैं,
देखिए ओ आर यहां से ऊपर जाकर के x इक्वल टू कितना हो जाएगा m/n। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास क्या हो जाएगा nx माइनस nx1 बराबर mx2 माइनस mx। अब आप क्या करेंगे कि x को एक तरफ कर दीजिए और mx2 और nx1 को एक तरफ कर लीजिए। तो इसको उठा के उस पार लेके जाएंगे, इसको उधर लेकर के जाएंगे तो ये माइनस से प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये जो mx है इसको इधर ले आएंगे, ये माइनस से किस में बदल जाएगा, प्लस में बदल जाएगा। तो हम यहां पर कर दे रहे हैं, लिख देते हैं nx प्लस mx बराबर mx2 प्लस ये इस पर आएगा तो हो जाएगा कितना nx1। अब ये दोनों से कितना कॉमन है, तो x कॉमन है, तो x कॉमन ले लीजिए आप। x कॉमन लेंगे तो आपके पास बचेगा m प्लस n, देखिए थोड़ा सा उलट के लिखे हैं, m को आगे n को पीछे, से दिक्कत नहीं आना चाहिए, इक्वल टू यहां पर आपके पास क्या बचा है mx2 प्लस nx1। तो आराम से x की वैल्यू आप निकाल लीजिए। तो जो x की वैल्यू है वो कितना आ जाएगा, x की वैल्यू आपका आ जाएगा x इक्वल टू, ध्यान से देखिए x इक्वल टू क्या हो जाएगा, पहले से इधर mx2 प्लस nx1 है, ये m प्लस n को इस पार लेकर जाएंगे तो x के साथ गुना में है, उधर जाकर बदल जाएगा भाग में, तो हो जाएगा हमारे पास mx2 प्लस nx1 बटा m प्लस n। ये हमारा x का कोऑर्डिनेट प्राप्त हो गया। अब हमको क्या निकालना है, y का कोऑर्डिनेट। तो y का कोऑर्डिनेट अगर हमको निकालना है तो अगले बार हम क्या लेकर चलेंगे, अभी हम PE बटे FB लेकर चले थे, इस बार AE बटा PF इक्वल टू m/n लेकर चलेंगे, AE बाय PF। तो याद रखिए आप AE बाय PF, AE बाय PF, AE बाय PF इक्वल टू m/n। एक रफ फिगर हम यहां पर जल्दी से ड्रॉ कर देते हैं आपके लिए। चलिए ये फिगर हम आपको समझा ही दिए हैं, सारा चीज आप समझ ही रहे हैं, इसमें पीछे वाला ही फिगर है, हम एक बार फिर से यहाँ पर बना लिए हिसाब से ताकि चीज़ों को अच्छे तरह समझ लें। देखिए AE बाय PF की वैल्यू आपको चाहिए, तो AE आपका है कहाँ, ध्यान से देखिए, AE ये है आपका, यहाँ से यहीं तक का मान चाहिए आपको, तो आप निकालेंगे कैसे, तो देखिए यहाँ पर AE जो है आपके हॉरिजेंटल लाइन में है, इसका कोऑर्डिनेट थोड़ा सा लिख ले रहे हैं हम, इसका कोऑर्डिनेट है हमारा x1 y1, इसका कोऑर्डिनेट है xy, इसका कोऑर्डिनेट हम लोग मान रखे हैं x2 y2। ध्यान से देखिए हमने आपको पढ़ा दिया है कि ये जो AE का मान निकालना है ना, ये वर्टिकल लाइन में है, किस लाइन में, वर्टिकल लाइन में। अब वर्टिकल लाइन किसको दिखाता है, तो y एक्सिस को, यानी AE का मान निकालने के लिए हमको y एक्सिस पर निर्भर रहना पड़ेगा। तो ध्यान से देखिए AE का मान निकालने के लिए हमको चाहिए क्या, मूल बिंदु से जाना। तो यहां देखिए AE का मान निकालने के लिए आपको करना क्या होगा, पूरे AQ के मान में से, पूरे AQ के मान में से, पूरे AQ के मान में से किसका मान आपको माइनस कर देना है, तो ध्यान रखिए QE का मान, QE का मान आपको घटाना है, यानी यहां पर आप रखेंगे QE बटा, फिर आइए आपको PF की वैल्यू निकालना है। तो PF देखिए आपका यहां पर है, PF ये देखिए यहां से यहां तक ये मान हमको चाहिए PF की वैल्यू। तो PF की वैल्यू आप निकालेंगे कैसे, तो आपको फिर से यहां पर, चूंकि ये वर्टिकल लाइन है तो ध्यान रखना, यहां पर वर्टिकल लाइन देखिए, पूरे क्या करना होगा, PR में से किसको घटाना होगा, PR में से, तो ध्यान देखिए PR में से आपको FR को घटाना है, यानी लिख देना है PR में से किसको घटा देना है आपको, तो FR को घटा देना है, यहाँ लिख लीजिए FR इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो इक्वल टू हो जाएगा आपका m/n। बात अभी यहीं खत्म नहीं हुई है, यहां पर अब AQ का मान चाहिए आपको, AQ और QE। देखिए AQ, तो AQ का मान है आपके पास कितना, देखिए ये पूरे AQ, देखिए ये वर्टिकल लाइन, पूरे AQ, वर्टिकल लाइन किसको दिखाएगा, x एक्सिस को, और x एक्सिस का मतलब है कि हमको A बिंदु का कौन सा नियामक चेक करना है, y नियामक, जो कि दिया हुआ कितना है, तो दिया हुआ है आपका y1, कितना दिया हुआ है, y1 माइनस, इसके बाद लेना है आपको QE, क्या लेना है, QE।
तो देखिए QE यहां पर देखिए QE, अब E के पास कोई और निर्देशांक है ही नहीं, तो इसका कोई मान मिलेगा ही नहीं आपको। तो QE जो है ना वो इक्वल किसके है, ये ध्यान दीजिए, PF के। P के पास चूंकि कोऑर्डिनेट है, इसलिए E से हमको क्या करना होगा, आना होगा P के पास। तो देखना होगा कि ये जो QE है ना, ये बराबर किसके है, PR के। तो हम QE के जगह पर क्या लिख सकते हैं, यहां देखिए QE के जगह पर लिख सकते हैं QE बराबर कितना, PR। और अब यहां पर देखिए जो PR है, चूंकि वर्टिकल लाइन है, तो इसका हम कौन सा ऑर्डिनेट देखेंगे, Y, यानी QE की जो वैल्यू है वह किसके बराबर हो गया, Y के बराबर, आप ध्यान रखेंगे। यानी यहां पर हम लिख सकते हैं कितना, Y1 माइनस Y, अब बटन नीचे फिर से देखिए PR, तो PR की वैल्यू आपने निकाल लिया है कि Y है, तो रखिए यहां पर Y माइनस FR। अब FR का जो वैल्यू आप निकालेंगे, देखिए FR आपका कहां है, ये है FR, लेकिन ध्यान से देखिए F के पास कोई इसका निर्देशांक है ही नहीं, इसका कोऑर्डिनेट है ही नहीं, तो मान तो आएगा नहीं। तो हमको क्या करना होगा, यहां से आना होगा B के पास, क्योंकि इसके सामने ठीक B पड़ रहा है। तो B के पास जब आएंगे तो देखिए जो FR है ना, हम लिख सकते हैं ये बराबर है किसके, BS के, किसके, BS के। और BS का देखेंगे हम, चूंकि ये वर्टिकल लाइन है तो Y कोऑर्डिनेट को चेक करेंगे तो दिया हुआ है Y2, यानी जो FR की वैल्यू है वह कितना हो जाएगा, Y2। अब आराम से यहां पर आप क्या कर लीजिए, इसको बिठा लीजिए, कितना बिठा लें, तो Y2 इक्वल टू हो जाएगा मेरा M/N। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो हो जाएगा NY1 माइनस NY बराबर MY माइनस MY2। अब जो है इसको उस पार लेके जाइए या इधर लेके आएंगे तो माइनस से कन्वर्ट हो जाएगा प्लस में, यानी हो जाएगा NY1 प्लस MY2 बराबर हो जाएगा यहां पर NY को, यानी Y को एक तरफ कर रहे हैं तो MY, और यहां से इसको उधर लेके जाएंगे तो प्लस कितना हो जाएगा, NY। अब आराम से दोनों से क्या कर लेंगे, Y कर लेंगे हम कॉमन। तो कॉमन कर लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ध्यान से देखिए, हमारे पास आ जाएगा Y कॉमन कर लेंगे तो हमारे पास बचेगा M प्लस N, जबकि इधर जो है वह बचा हुआ है MY2 प्लस NY1। अब आराम से M प्लस N को उधर लेकर चले जाइए तो Y इक्वल टू क्या निकल आएगा, MY2 प्लस NY1 बटा कितना, M प्लस N। अब ध्यान दीजिए, आपको निकालना क्या था, P का कोऑर्डिनेट। P का कोऑर्डिनेट आपने मान कितना रखा था, X Y। तो यहां पर जो P का कोऑर्डिनेट आप निकालने वाले थे, उसका जो निर्देशांक है उसको आपने मान रखा था X और Y। अब आराम से X की वैल्यू निकल गया है, X की वैल्यू कितना आया है, ध्यान से देखिए यहां पर X की वैल्यू आपके पास प्राप्त है। X की वैल्यू है mx2 प्लस nx1 बटे m प्लस n। तो यहां पर लिख लेंगे हम mx2 प्लस nx2 बटा m प्लस n। यहां पर x की वैल्यू है mx2 प्लस nx2 बटे m प्लस 1, कोमा y की जो वैल्यू है वह है my2 प्लस ny1 बटा कितना, m प्लस n, है ना। यही निकल गया हमारा P का कोऑर्डिनेट। यानी कि अगर किसी दो बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड को कोई P बिंदु M/N के अनुपात में विभाजित करती है, तो जो P का कोऑर्डिनेट होगा वह हो जाएगा mx2 प्लस nx2 बटे m प्लस n, my2 प्लस ny1 बटे m प्लस n। तो यहां तक आपका यह फॉर्मूला क्या हो गया, सिद्ध हो गया। यह इंटरनल फॉर्मूला था। इसी के ऊपर आप लोग कुछ सवाल बना सकते हैं, है ना। एक सवाल हम दे देते हैं, बता देते हैं, इस पर एक दो सवाल आप लोग बना लीजिएगा। चलिए सवाल लिखते हैं जरा स्पीड में। मान के चलिए दिया गया उन बिंदुओं के निर्देशांक निकाले जो इतना मिलाने वाले रेखाखंड को समद्विभाजित करते हैं। देखिए एक सवाल है हमारे पास, दिया गया है कि ए बिंदु यहां पर है 2 4 और दिया गया है कि जो बी बिंदु है ना वह दिया गया है 6 8। कितना दिया गया है, 6 8। और इसी पर एक बिंदु P है जो इसको किस अनुपात में विभाजित कर रहा है, तो 1:3 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, 1:3। यानी इधर मान लीजिए कि 1:3 दिया हुआ है, यानी m/n अगर कर दें तो यहां से यहां तक की वैल्यू 1 है और यहां से यहां तक की वैल्यू कितना है, 3 है। आप आराम से जो है निकाल सकते हैं। m का मान लिख लीजिए 1 और जो n की वैल्यू है वह कितना है, 3, और इसको आप मान लीजिए x1 y1 और इसको क्या मान लीजिए आप x2 और y2।
आराम से सूत्र ले आइए। सूत्र जो है ये पी बिंदु का जो नियामक है आपने यहाँ पर निकाल रखा है। क्या निकाल रखा है? तो mx2 प्लस nx1 बटा m प्लस n, और वहीं पर इधर y का जो नियामक आपने निकाला है my2 प्लस ny1 बटा m प्लस n। तो क्या करेंगे आप? केवल सूत्र को बिठा देंगे। m की वैल्यू आपके पास कितना है? तो 1 है। तो 1 गुना x2 की वैल्यू आपके पास क्या दिया हुआ है? देखिए यहाँ पर 6 है, प्लस n की वैल्यू आपके पास कितना है? 3 इंटू x1 की वैल्यू आपका कितना है? 2 बटा m प्लस 1, यानी ये दोनों को क्या कर देना है? जोड़ देना है। वहीं पर 1 गुना y2 की वैल्यू आपके पास कितना है? 8 प्लस n गुना y1 की वैल्यू आपके पास कितना है? 4 बटे नीचे क्या हो जाएगा? 1 प्लस 3। अगर इसको आप लिख लेंगे तो कितना हो जाएगा? 12/4, और इधर कितना आ जाएगा? 8 12 20/4। काट लेंगे तो कितना हो जाएगा? देखिए यहाँ से 4 तिया 12, 4 पंचे 20, यानी आ जाएगा 3 और 5। यही हो जाएगा आपका आंसर। कल हम इसी को और आगे बढ़ाते हुए, है ना, सेक्शन फॉर्मूला में जो एक्सटर्नल फॉर्मूला फॉर एक्सटर्नल डिवीजन है उसको निकाल लेंगे और एक मिडिल पॉइंट को देख लेंगे, है ना। इसके बाद आपका सेक्शन फॉर्मूला समाप्त हो जाएगा। सेक्शन फॉर्मूला के ऊपर जो हमारा केंद्रक आएगा, अंतः केंद्र आएगा, उन सारे को फिर हम लोग प्रूफ करेंगे, है ना। आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।